गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज एक नई वीडियो के साथ हिस्ट्री की। मेरी पहली हिस्ट्री की वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, इतना प्यार मिला मुझे, उसके लिए सभी को धन्यवाद। और आगे इस तरह से आप सपोर्ट करते रहिए, मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। बच्चे देखिए, ये जो हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसकी मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई थी, जिसमें राजा किसान और नगर के बारे में मैंने एक बताया था आपको, किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था। देखिए, ये टाइम पीरियड अब जान लेते हैं सबसे पहले। देखिए, बहुत से बच्चों को टाइम पीरियड जानने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। बच्चा ईसा पूर्व और ईसा के जन्म के बाद का समय नहीं समझ पाते। तो देखिए, मैंने आपको ये मेंशन कर दिया यहाँ पे, जो ये राजा किसान और नगर का टाइम पीरियड है वो 600 ईसा पूर्व। देखिए, सबसे पहले जो वर्ष हुआ करते थे वो उल्टे चला करते थे। जैसे 700 पहले, फिर 600 आएगा, फिर 500 आएगा, फिर 400, फिर 300, फिर 200, फिर 100, फिर ज़ीरो, फिर 100, फिर 200 वर्ष, फिर 300, 400, 500, 600, 700। तो ये पीछे वाले 600 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्मदिन से पहले पूर्व से लेकर 600 ईसा तक का समय है। बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। और इसी टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया था कि मगध आया था, एक महाजन पद, जिसमें मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मगध 16 महाजन पद जो थे 16 थे, और उनमें से मगध सबसे शक्तिशाली था। देखिए, हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले तो लिपियों को समझने का सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि वहाँ की अगर लिपि समझ ली जाए तो उसके बाद उस वहाँ का इतिहास जानना आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को समझा गया 1830 के दशक में, और इसको समझने वाले जो व्यक्ति थे वो जेम्स प्रिंसेप थे। और इन्होंने इसका मतलब निकाल लिया, अर्थ निकाल लिया, और अर्थ निकालने के बाद सभी महाजन, यहाँ पे महाजन पदों की जो भाषा थी वो इन्हीं लिपियों में थी। इस प्रकार से वहाँ पर सबको पता चलने लगा कि वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति कैसी कैसी थी। तो इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, मौर्य वंश के राजाओं के बारे में। मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह संस्थापक माने जाते हैं मौर्य वंश के। उनके बाद उनका बेटा बिंदुसार आया, फिर उनका बेटा अशोक आया। अशोक जो एक बहुत बड़ा नाम है मौर्य वंश के अंदर, क्योंकि अशोक के बारे में आपने मूवी भी देखी होगी। अशोका मूवी आई थी, शाहरुख खान की आई थी। आप अगर गूगल सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको, जिसमें करीना कपूर भी थी। तो अशोक जो थे उन्होंने बहुत ही ख़तरनाक काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य वंश के लिए। और इनकी सारी जानकारी जो मिलती है हमें, वो इनके जानकारी के स्रोत जो हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये सारी बातें जो उन्होंने करी हैं, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी सुना होगा, आपने मूवी देखी होगी द रियल जैकपॉट, जिसके अंदर वो जो धन छुपाया होता है वो मौर्य वंश का ही होता है। तो अब हम देखते हैं आगे। इसकी जानकारी जो मिलती है हमें वो मिलती है मेगास्थनीज की इंडिका। लास्ट टाइम मैंने बताया था, मेगास्थनीज जो है एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिनका नाम है इंडिका। उसी प्रकार से कौटिल्य के बारे में बताया था। आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लास्ट वीडियो का आपको ऐसा लिंक सेंड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है जो कौटिल्य ने लिखी है। जैन साहित्य, देखिए जैन धर्म जो इस समय हमें देखने को मिलता है, ये जैन धर्म उसी समय मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय के आसपास, और बौद्ध धर्म भी उस समय ही मिलता है। और उनके जो साहित्य हैं, उन साहित्यों से हमें इन वंशों के बारे में पता चलता है। पौराणिक ग्रंथ जो हैं, पुराने ग्रंथ जो हैं, अभिलेख। अभिलेख क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ आपको। अभिलेख वह देखिए, पत्थरों पर या फिर स्तंभों पर लिखने की जो परंपरा चलाई थी वो अशोक ने चलाई थी, और यही अभिलेख कहलाते हैं। इसके बाद संस्कृत
वाङ्मय, ये भी लेख से ही संबंधित है। अब इसके बाद जो हमारा अगला वंश आता है वो होता है गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य के जो हमें जानकारी मिलती है वो भी अभिलेखों से, सिक्कों से, साहित्य से मिलती है। गुप्त साम्राज्य को हम एक स्वर्ण काल मानते हैं, क्योंकि इस समय में यहाँ के लोग इतने सुख संपत्ति से संपन्न थे कि इन्होंने सोने के सिक्के चलाए। तो ये भी जानेंगे हम। बच्चे देखिए, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चे आप इसी सब को जानते हुए सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बच्चे, ताकि मुझे मेरी आगे वाली वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लास्ट वीडियो की तरह और भी प्यार हमें मिले। आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये कुछ बुक्सों से लिया गई है, लेकिन आपको मेरी लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर होगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखिए, मौर्य साम्राज्य में जो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हैं, उसमें से सबसे पहले तो मैंने राजधानी लास्ट टाइम ही बता दी थी, लास्ट वीडियो में, पाटलिपुत्र, तथा इसके 4 प्रांत जो हैं, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसाली, स्वर्णगिरी। याद रखेंगे बच्चे, ये पेपर में भी पूछी जा सकती हैं। आगे देखिए, मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, उसी के अंदर हमें बताया गया है कि सैनिक गतिविधियाँ कैसी थी मौर्य वंश में। हमें देखने को मिला कि यहाँ की नौसेना मतलब जो नावों के द्वारा सेना चलती है, यातायात कैसी थी, खान पान कैसा था, पैदल यात्रियों कैसे थे, अश्वरोही मतलब कि घोड़ों पर, अश्व का मतलब यहाँ पे घोड़े होता है, जो घोड़ों पर चलने वाले हैं उनकी स्थिति कैसी थी, यहाँ पे सैनिक किस किस तरह से कार्यरत थे, हाथियों पर जो संचालन करते थे, मतलब कि हाथियों के ऊपर चल के जो सैनिक चलते थे उनके बारे में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। देखिए, सबसे पहले तो इस शताब्दी का क्या समझो बच्चे। देखो, आपको मैं बता दूं, ये 0 है, और 0 से 100 का जो टाइम है, इसको एक शताब्दी कहा जाता है। अब 100 से 199 तक दूसरी शताब्दी हो गई, 200 से 299 तक तीसरी शताब्दी हो गई। मतलब कि एक शताब्दी, अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, आज हम रह रहे हैं, वो 21वीं शताब्दी में रहते हैं। लेकिन बच्चे अगर टाइम पीरियड ध्यान दिया हो तो 2000 से तो स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब एक पहले चलता है, इस बात का ध्यान रखना। और अब इसने जो तीसरी शताब्दी बोली है, बता देता हूँ मैं पहले। देखिए, चौथी शताब्दी है, तो चौथी शताब्दी होगी 300 से 399 तक। तो ये जो चौथी शताब्दी है, इसमें गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ और इन्होंने सामंतवाद का उदय किया। देखिए, सामंतवाद समझाता हूँ क्या होता है। सामंतवाद वह प्रक्रिया होती है जब एक राजा जो होता है, जब दूसरे राज्य को जीतने के लिए जाता है और वो उसको जीत लेता है, जीतने के बाद वहाँ पर अपना एक व्यक्ति छोड़ देता है, ताकि वहाँ के साम्राज्य पे वो राज करे और उसको टैक्स के रूप में पैसे देता रहे, क्योंकि वो खुद तो नहीं जाएगा अपना साम्राज्य छोड़कर उसको साम्राज्य को संभालने। इस प्रकार से वहाँ पे जो व्यक्ति काम करते हैं वो सामंत हो जाते हैं। इस तरह से एक राजा के बहुत सारे सामंत होते हैं और उसका साम्राज्य बढ़ता चला जाता है, जिसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बोलिएगा, मैं अलग से समझा दूँगा इस चीज़ को। आगे देखिए, दक्षिण के राजा सरदार, चौल, चैर, पांड्य जैसे समृद्ध और स्थायी राज्यों का उदय हुआ। देखिए, भारत के दक्षिण की बात करें हम, तो यहाँ पर ये साम्राज्य विकसित थे। आगे देखिए, 6वीं शताब्दी में ईस्वी में जो ईस्वी थी, पूर्व में उपज बढ़ाने के लिए लोहे की फाल वाले हलों का इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए नॉर्मल सी बात है, पढ़ लीजिएगा आप। 6वीं शताब्दी पूर्व से 6वीं शताब्दी के काल में व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन से विनिमय आसान हो गया। देखिए, विनिमय क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आपने 10वीं क्लास में ही पढ़ा होगा। विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं को खरीदना और बेचना, और सिक्कों के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता था। ठीक है बच्चे, ये बोला गया 6वीं शताब्दी में। आगे देखिए, उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना। बच्चे, मैंने आपको
आप सभी बच्चे 11th पास करके आए हैं, 11th क्लास से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। धर्म का एक अलग ही योगदान रहता है राजनीति में, क्योंकि राजनीति चलाने में राजा हो, सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं देवी देवताओं से जुड़े होते हैं, ताकि आम जनता का उनके साथ योगदान जुड़ा रहे। वह आम जनता के साथ योगदान रहे कि देवी देवताओं के द्वारा ये राजा आए हैं और उन्हीं के द्वारा ये विकसित है। ठीक है, आगे देखिए। द्वितीय शताब्दी के कई नगरों से छोटे दानात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी, जैसे धोबी, बुनकर, लिपि, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, धार्मिक गुरु, व्यापारी आदि की जानकारी मिलती है। तो भाई देखिए, साफ साफ क्या देखिए है कि ऐसे अभिलेखों से ये पता चलता है कि ये जो व्यापारी वर्ग था, ये जो वर्ग था, हमें किस प्रकार से देखने को मिला। आगे देखेंगे। उत्पादकों और व्यापारियों को श्रेणीबद्ध कर दिया गया। देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसे। आगे देखेंगे। अब जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, ये था उपमहाद्वीप में नदी मार्ग, नदी के द्वारा जो व्यापार किया जाता था, और भू मार्गों का जाल बिछ चुका था। यातायात, सड़क का इस्तेमाल करने लगे थे लोग। और इसके बाद देखिए, गुप्त काल के अंतिम समय में सिक्कों में गिरावट आई थी। सिक्कों की आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है। कुल मिलाकर ये बोल दिया गया है कि सिक्कों की उस समय दिक्कत हो गई थी। अभिलेख साक्ष्य इतिहास के स्रोत हैं। अभी मैंने बताया, अभिलेखों से हमारा इतिहास पता चलता है, वही बात बोली हुई है। अभिलेख शास्त्रियों द्वारा अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा पता चलती है, राजा का नाम पता चलता है, तिथि पता चलती है, संदेश आदि सारी जानकारी मिलती है। तो अभिलेख कितने महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है ना। अभिलेख की जो साक्ष्य की सीमाएं हैं, अक्षरों का हल्के रंग से उत्कीर्ण होता है। देखिए, अभिलेख बनते कैसे हैं। पहले तो अभिलेख को एक बड़े पत्थर होते हैं, उनको तोड़ कर या फिर उन पर जैसे आजकल एक पत्थर पर नक्काशी की जाती है, ऐसी उस समय लिखावट की जाती थी। अभिलेखों के टूट जाने से कुछ अक्षरों को लुप्त हो जाता है। वास्तविक अर्थ ना निकाल पाना, भाषा समझ ना पाना, दैनिक प्रक्रिया, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में ना मिल पाया। देखो, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सी चीज़ नहीं मिलती। पूर्ण रूप से सुख दुख का तो पता नहीं चलता वहाँ के लोग कैसे थे, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियों को देखते हुए हम सब अंदाज़ा लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन समृद्ध पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे और मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। देखिए, ये सारी चीज़, अद्भुत चीज़ें जो मिली हैं, मूर्ति मिली हैं, या फिर इतना सभ्यता मिली है, तो ये कहा जा सकता है कि मौर्य वंश काफ़ी सुखमय थे। आगे देखिए। कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। देखिए, मैंने अभी आपको 2 ही साम्राज्य के बारे में बताया था, एक मौर्य साम्राज्य और दूसरा गुप्त साम्राज्य के बारे में बता रहा था। ये तीसरा बताया गया इसमें, गुप्त, ठीक है ना, कुषाण। और उन्होंने अपने आप को देवताओं से बताया कि हम देवता हैं। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र उपाधि भी धारण कर ली। संभवतः वे चीन के शासकों से प्रेरित थे, जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। देखिए, जितने भी राजा ये आए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान से माना है, ताकि आम जनता इनको बिल्कुल भगवान माने। और ऐसा हुआ भी है। आप सभी, हर कोई आपने धार्मिक सीरियल देखे होंगे, उनमें कहीं ना कहीं राजाओं को एक भगवान के रूप में माना जाता था। ठीक है ना बच्चे, ध्यान रखना इस बात को। आगे देखिए। जनपद का अर्थ, एक ऐसा भूखंड जहाँ पर कोई जन का मतलब लोग, कुल, जनजाति अपना पाँव रखता है, बसाता है, ठीक है ना, और उसका दान पान कौन करता है, राजा करता है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू हो चुकी थी। ठीक है ना। अब इनके बारे में बात करेंगे कि इन्हीं के नाम से फिर बहुत सारी जानकारी मिलती हैं। ठीक है बच्चे, अब इस चीज़ को रीड कर लेंगे आप। अब देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजा अशोक के योगदान पर चर्चा कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप सर्च कीजिएगा,
अगर आप पे ना हो तो बताना, मैं आपको इनका आंसर भी आपको मेंशन करा दूंगा। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, अभिलेख क्या होते हैं और इतिहास लेखन में इनका महत्व और सीमाओं को तर्क सहित बताइए। अभी लास्ट में मैंने बताया इसी के बारे में आपको। और लास्ट है, वर्णित काल के दौरान देहात में कौन सी प्रमुख बदलाव आए। देहात मतलब यहाँ गांव है बच्चे, ध्यान रखना। और इस प्रकार से ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि वीडियो को ज़्यादा रिस्पांस मिले। मैं अगली वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।